शास्त्रों में वर्णन है इसका कि ब्लैक मैजिक से बरगद का पेड़ तक सूख जाता है। घर में सिर्फ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो आप कितना भी पूजा पाठ हवन करा ले, वास्तु करा ले, अगर घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपस में कलेश हो रहा है, रोज मारपीट हो रही है, तो उस घर के वास्तु में दिक्कत कहाँ है? आपने हवन भी कर ली, पूजा भी कर ली। मेरी जो बेसिकली रेमेडीज होती है ना, इट्स मोर साइकोलॉजिकल, मोर कार्मिक। की बार कुछ घरों में कुछ लोग ऑलरेडी ब्लैक मैजिक विक्टिम्स होते हैं, ऑलरेडी उनके पितृदोष चल रहा होता है, ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स होती है, तो उनका निवारण वो नहीं हो सकता जो आप जनरल गूगल या हम जनरल यूट्यूब पे देखते हैं। कछुआ समझिए पृथ्वी तत्व है, कछुआ जल तत्व है, तो कछुआ उसी को सूट करेगा जो पृथ्वी और जल तत्व का प्रतीक होगा, सबको नहीं। वास्तु में दिशाएं महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, केवल 5 से 10% महत्वपूर्ण है। अगर कोई डॉक्टर है तो उसके घर की ऊर्जा अलग होगी, कोई वॉचमैन है उसके घर की ऊर्जा अलग, कोई टीचर है जो सुबह 5 बजे उठ के स्कूल जाना है उसके घर की ऊर्जा अलग होगी। शिल्पा जी, ए न्यूज ऑफिस में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपने वास्तु के ऊपर और ज्योतिष के ऊपर आपने बहुत काम किया है जी, लेकिन आज बदलते समय के साथ उसमें वास्तु में और ज्योतिष में क्या ऐसे चेंजेस आए हैं जिनको लोगों को जानना चाहिए? जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया। सबसे पहले जैसे कि हम सब जानते हैं इस टाइम कलयुग चल रहा है, युग बदल चुका है, तो जो शास्त्र थे जब वो लिखे गए थे, और अंक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र सब शास्त्रों से निकला है, वैदिक शास्त्रों से निकला है। एस्ट्रोलॉजी भी जो है वैदिक शास्त्रों से निकली गई है। अलग अलग प्रकार की एस्ट्रोलॉजीज होती हैं, पाराशर एस्ट्रोलॉजी, जामिनी एस्ट्रोलॉजी, भृगु शास्त्र, केपी एस्ट्रोलॉजी, सारे ही हमारे शास्त्रों से निकले। प्राचीन काल में शास्त्र जो थे लिखे गए थे, परंतु आज का युग कल युग चल रहा है, तो आज के युग के हिसाब से अगर देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने का तरीका, उसको अप्लाई करने का तरीका और उसको इंटरप्रेट करने का तरीका जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, बदल चुका है। क्योंकि जो युग है वो युग नहीं रहा जब एस्ट्रोलॉजी लिखी गई थी, जब शास्त्र लिखे गए थे। उस ज़माने में कंप्यूटर्स नहीं थे, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, है ना। आज के ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, और हम अगर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे, माइक नहीं यूज़ करेंगे, मोबाइल नहीं यूज़ करेंगे, तो ये युग आगे नहीं बढ़ सकता। टेलीकम्युनिकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, और टेलीकम्युनिकेशन अपने आप में राहु का प्रतीक है। तो उस ज़माने में राहु का प्रतीक कोई और चीज़ थी, इस ज़माने में राहु का प्रतीक जो है, राहु का इंटरप्रिटेशन जो है वो टोटली चेंज हो चुका है, डायनेमिक्स चेंज हो चुके हैं। और रहा सवाल वास्तु का, जैसे आपने कहा, आप ये समझिए कि वास्तु अगर एक मकान है तो उसका जो एंट्री द्वार है वो एस्ट्रोलॉजी है। यानी कि वास्तु को समझने के लिए एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होना और समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम स्पेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, वास्तु की बात करते हैं, तो ये तब तक अधूरा ज्ञान है जब तक हमें एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं है। हमें एस्ट्रोलॉजी के दृष्टिकोण से वास्तु को समझने की ज़रूरत है। जैसे कि लोग आमतौर पर ये कहते हैं कि इस दिशा में ये चीज़ रख लीजिए, उस दिशा में वो चीज़ रख लीजिए, इस दिशा में ये चीज़ रखनी चाहिए, उस दिशा में ये चीज़ रखनी चाहिए। क्या वास्तु केवल यही चीज़ है कि वस्तुओं को इधर से उधर, उधर से इधर कर लो तो कुछ चेंज आ जाते हैं? ये तो वही बात है ना, जैसे हम कहते हैं किताबी ज्ञान। हम लोग लाइब्रेरी जाते हैं, आजकल बुक शॉप्स, कैफ़े शॉप से बुक्स होती हैं, और हम पढ़ते हैं और हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। फिर हम इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं या हम यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं। बहुत इन्फ्लुएंसर्स आजकल ऐसा कर रहे हैं, परंतु ज्ञान अधूरा है जो बिना गुरु कृपा के हो। और गुरु की कृपा जब आपके ज्ञान पे पड़ती है तो अलग ही लाइट पड़ जाती है। तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि जो दिशाओं की हम बातें करते हैं, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, वो दिशाएं जो हैं, ईस्ट की दिशा अति उत्तम मानी जाती है, दक्षिण दिशा खराब मानी जाती है, और ये कुछ बातें जो गिनी चुनी नुस्खे हैं उनको फॉलो करके हम सोचते हैं हमारे घर का वास्तु हो गया। तो नो, वास्तु में दिशाएं महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, केवल 5 से 10% महत्वपूर्ण है। 90% जो है आपका वो मैटर करता है आप तत्वों, जो 5 तत्वों की जो हम बात करते हैं, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इनका आपस में संतुलन आपके घर में कैसा है, नंबर 1। नंबर 2, जो सदस्य वहां रह रहे हैं उनकी पर्सनल कुंडली का उन तत्वों के साथ संतुलन कैसा है। नंबर 3, जो ऑब्जेक्ट्स आपने रखे हैं, जरूरी नहीं है अगर आपने कछुआ रखा है तो आपके लिए लकी है, दूसरे के लिए भी लकी हो, नो। कछुआ समझिए पृथ्वी तत्व है, कछुआ जल तत्व है, तो कछुआ उसी को सूट करेगा जो पृथ्वी और जल तत्व का प्रतीक होगा, सबको नहीं, है ना। तो हम जो जनरल रेमेडीज देखते हैं आजकल सोशल मीडिया पे, आई रिक्वेस्ट यू ऑल आपके चैनल के माध्यम से कि जरूरी नहीं है वो आपको सूट करे।
कई बार वो आपके लिए नेगेटिव भी हो सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जैसे डॉक्टर से प्रेस्क्राइब करके दवाई खाते हैं, वैसे ही स्पेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट से या वास्तु एक्सपोनेंट से, वास्तु एक्सपर्ट से कंसल्ट करके ही हम ऑब्जेक्ट्स अपने घर पे रखें। ऑब्जेक्ट्स की जब मैं बात करती हूँ, ऑब्जेक्ट्स यानी कि तस्वीरें, 3 डायमेंशनल स्टैचूज या कोई भी जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ें यूज़ करते हैं, एक एक चीज़ को बारीकी से वास्तु में नोट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। और उसके बाद जब हम वास्तु दोष निवारण पूजा करते हैं, हवन करते हैं, वो अलग चीज़ है। उसके बाद अलग अलग प्रकार के यंत्र इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो कैंसिल आउट करते हैं इफ़ेक्ट्स को, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी, कई लोग ये सोचते हैं कि अगर आपका एंट्री द्वार साउथ की डायरेक्शन से है किसी फ्लैट में या किसी ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड मकान में, तो हम उसको तोड़ फोड़ करके वास्तु के हिसाब से बना देंगे। सो विच इज़ कंप्लीट फुलिशनेस, बिकॉज एक तो आपका खर्चा बढ़ जाता है, इट इज़ नॉट एट ऑल कॉस्ट इफेक्टिव। तो इसके बदले होना ये चाहिए कुछ ऐसी रेमेडीज़ जो है, रेमेडीज करके आप उसका नेगेटिव इफेक्ट बैलेंस कर सकते हैं। बट एज आई सेड, डायरेक्शंस का जो रोल है वो केवल 5 से 10% है। मेन इंपॉर्टेंट रोल है कि आप पांचों के पांचों तत्वों को कैसे बैलेंस आउट करते हैं। जैसे 5 तत्व आपके शरीर के अंदर है, वैसे ही 5 तत्व आपके एटमॉस्फेयर में भी है। क्या वो एक बैलेंस्ड रूप से आपके घर के अंदर है या नहीं है, वो काम होता है एक वास्तु एक्सपर्ट का। आप की कुंडली में आपकी ग्रह दशाएं किस तरीके की हैं, उसके अनुसार क्या वास्तु भी चलता है? जी, हमारी जो कुंडली है उसमें 12 घर होते हैं, जैसे कि जन्म कुंडली में, और 12 घर में से एक घर आपके घर का होता है, घर का ही प्रतीक होता है। उस घर से आप स्टडी करते हैं, उस पर्टिकुलर डिविजनल चार्ट से अपने घर के वास्तु को कैसे बनाना है। घर में अगर 5 सदस्य हैं तो सबकी कुंडलियां एनालाइज होंगी, वास्तु रिपोर्ट बनेगी प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द कुंडली, ग्रहों के हिसाब से, नक्षत्रों के हिसाब से और तत्वों के हिसाब से। तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पृथ्वी तत्व हैं, अग्नि तत्व है, जल तत्व है, बिकॉज आप जैसा तत्व होंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी रेमेडी होगी बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट्स जो आपने घर में रखे हैं, बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज यू परफॉर्म एट योर हाउस। आप कितने बजे उठते हैं, आप कितने बजे सोते हैं, आप कितने बजे पूजा करते हैं, आप कितने बजे, हर एक कार्य का समय होता है, वो भी डिपेंड करता है। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वास्तु, क्योंकि वो गतिविधि भी आप अपने घर के अंदर कर रहे हैं। कोई इंसान अगर पूरी रात जाग रहा है और सुबह सो रहा है तो उस गतिविधि से भी घर के वास्तु पे पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों इफेक्ट पड़ेंगे। हमारी गति, किसी घर में सिर्फ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो आप कितना भी पूजा पाठ हवन करा ले, वास्तु करा ले, अगर घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपस में कलेश हो रहा है, रोज मारपीट हो रही है, तो उस घर के वास्तु में दिक्कत कहाँ है? आपने हवन भी कर ली, पूजा भी कर ली, कहीं ना कहीं आपके कर्म भी वहां इन्वॉल्व है, आपकी डे टू डे लाइफ की रेमेडीज, गतिविधियां, सारी चीजें वास्तु का पार्ट है। तो वास्तु इन इटसेल्फ इज ए ह्यूज प्रोसेस, बट जिसका जो एंट्री गेट है, जो पढ़ने का, एनालाइज करने का तरीका है, वो आपके ग्रह हैं, आपकी एस्ट्रोलॉजी है। वैदिक पाराशर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम वास्तु को एनालाइज करते हैं। लेकिन अब दिनचर्याएं लोगों की बदल रही हैं। अब लोग लेट नाइट तक काम करते हैं और दिन में देर तक सोते हैं। तो उसके मुताबिक अब जैसे कि आप जो कह रही हैं कि उठने के, सोने के समय में, पूजा करने के समय में, वो भी आपके वास्तु और आपकी कुंडली को प्रभावित करता है। तो अब जो नई ये जो मतलब लोगों के दिनचर्या में ये चेंज आए हैं, तो क्या उसको व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग उसको ये करना पड़ेगा? बिल्कुल, व्यक्ति के हिसाब से। कोई चौकीदार है तो रात को ही जागेगा, कोई जर्नलिस्ट है तो रात को ही जागेगा, कोई डॉक्टर है तो आधी रात को उसको हाजिर होना है। तो प्रोफेशन टू प्रोफेशन, आप किस कार्य में है, आपके ग्रह कैसे हैं, उस हिसाब से आपके घर का वातावरण, वास्तु जो है, जैसे कि मैंने कहा कि वास्तु डिपेंड करता है आपके पर्सनल ग्रहों के ऊपर, उसी हिसाब से हम उस चीज़ को एनालाइज करते हैं, उस चीज़ को पढ़ते हैं। अगर कोई डॉक्टर है तो उसके घर की ऊर्जा अलग होगी, कोई वॉचमैन है उसके घर की ऊर्जा अलग, कोई टीचर है जो सुबह 5 बजे उठ के स्कूल जाना है, उसके घर की ऊर्जा अलग होगी। तो वो डिपेंड करता है, उसके कुछ तो पर्सनल ग्रह होंगे जो वो टीचर बना, उसके कुछ तो पर्सनल ग्रह होंगे जो वो डॉक्टर बना। तो उसको अकॉर्डिंग टू द ग्रह हम उसका ट्रीटमेंट, पूरे घर का वैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करके देते हैं। तो मतलब लोगों को बस ये चीज़ें देख के कि इस दिशा में ये चीज़ रखनी है, उस दिशा में ये चीज़ रखनी है,
ये नहीं कर लेना चाहिए। करना चाहिए। इट्स एज गुड एज कोविड के टाइम पे सारे व्हाट्सएप मैसेजेस थे, डोलो खा लो, ये कर लो, वो कर लो, मतलब इट्स एज गुड एज दैट। व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेजेस आते हैं, ये तो वही बात हो गई कि आपने डोलो खा लिया कोविड ठीक हो जाएगा। लेकिन जब आप प्रॉपर डॉक्टर को दिखाते हैं, प्रॉपर कंसल्टेशन लेते हैं, बॉडी टू बॉडी ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। किसी की कोई स्थिति हो, कोई ऑलरेडी निमोनिया से गुजर रहा हो, तो उसका ट्रीटमेंट वो नहीं होगा जो एक नॉर्मल पेशेंट का होगा, अगर हम इसे एक लेमैन लैंग्वेज में समझे, है ना। तो कई बार कुछ घरों में कुछ लोग ऑलरेडी ब्लैक मैजिक विक्टिम्स होते हैं, ऑलरेडी उनके पितृदोष चल रहा होता है, ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स होती है, तो उनका निवारण वो नहीं हो सकता जो आप जनरल गूगल या हम जनरल यूट्यूब पे देखते हैं ना। कोई ऑलरेडी हैप्पी गो लकी है, उसके लिए अलग तरीके की रेमेडी होगी। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली बॉइल डाउन करती है एनर्जीज पे। एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है, आप कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, आप कितने सक्सेसफुल हैं, आप कितने फेमस है, उसका कोई लेना देना एनर्जी से नहीं। कई बार हम नोटिस करते हैं एक पहाड़ पे एक कुटिया के अंदर एक साधु बैठा होता है, वहाँ जाके बैठते ओह सुकून मिल गया। अब वो साधु के पास ना तो शोहरत है, ना तो पैसा है, ना तो कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, गाड़ी है, फिर हमें सुकून क्यों मिलता है? क्योंकि वहाँ एनर्जी बहुत हाई है। अब हमें वो एनर्जी को अपनी गृहस्थ एनर्जी में लाना है, तो उसका स्पिरिचुअल एनर्जी और मटीरियलिस्टिक एनर्जी का जो फ्यूजन है, कि अब जो बैलेंस है, वो क्रिएट करता है एक एनर्जी एक्सपर्ट, एक वास्तु एक्सपर्ट, एक एस्ट्रोलॉजर। जादू टोने टोटके ये भी इस तरीके के मैं देखता हूँ कि लोग करते हैं। क्या इनका कुछ बहुत ज़्यादा असर होता है? जी देखिए, हमारे शास्त्रों में वर्णन है इसका कि ब्लैक मैजिक से बरगद का पेड़ तक सूख जाता है। मतलब एक अच्छा खासा पेड़ जिस पे अगर आप ब्लैक मैजिक करे कोई, तो वो एकदम सूख जाता है, अपनी जड़ों से सूख जाता है। तो अगर अच्छाई है तो बुराई भी है, देवता है तो दानव भी है, राक्षस भी है, फरिश्ते हैं तो शैतान भी है, गुड है तो ईविल भी है। इस दुनिया में सब कुछ है, नेगेटिव एनर्जी भी है, पॉजिटिव एनर्जी भी है। अब कौन किस परिस्थिति में कोई चीज करवा रहा है और कौन किस ऊर्जा से वो चीज कर रहा है। जैसे आपने सुना होगा, एक बहुत ही फेमस, मैं परसों ही पढ़ रही थी, इंद्र देवता की कहानी थी। तो इंद्र देवता जैसे शास्त्रों में वर्णन था, तो उस जमाने में ऋषि मुनि होते थे। तो ऋषियों में एक चीज बड़ी कॉमन थी सतयुग में, कि ऋषि अगर किसी को ऐसे श्राप दे देना, तो चाहे वो बड़े से बड़ा राजा हो, ब्राह्मण या ऋषि किसी को श्राप दे दे, तो वो बड़े से बड़ा राजा हो, वो गिर जाता है, वो अपनी गद्दी से गिर के नीचे पहुंच जाता है, सांप बन जाता है, कुछ जानवर और बन जाता है। जैसे जो इंद्रलोक के इंद्र देवता के बाद कुछ टाइम के लिए मोमेंटली एक और राजा बने थे, तो उनमें अहंकार आ गया था, बहुत अहंकार आ गया था कि तीनों लोगों का मैं राजा बन गया हूँ। तो उनको किसी ऋषि ने श्राप दे दिया और वो इमीडिएटली एक सर्प योनि में चले गए, सांप बन गए, है ना। तो अब एक ऋषि ने श्राप दिया, इसको हम ब्लैक मैजिक नहीं कह सकते, इसको हम कह सकते हैं किसी को आपने एक ऊंची एनर्जी को हर्ट किया, उसके अंदर से, अंतरात्मा से कोई कर्स निकला, श्राप जिसे कहते हैं, और वो आपको लग गया। अब उस इंसान को जिसको वो श्राप लगा, उसके परिवार वाले चिंता में आ गए। वो किसी के पास गए कि इसका निवारण बताओ, फिर उसको कोई साधु मिला, उसने कोई उपाय बताया, फिर उसने चाहे वो 50 साल तक उपाय किया, 10 साल तक किया, या कोई एस्ट्रोलॉजर मिला या उसने कोई बताया कि इसको कैसे समाधान करना है। तो ऐसे ही बहुत से परिवार ऐसे हैं कलयुग में जो पीड़ित है पितृदोष से, जो पीड़ित है फैमिली कर्सेस से, जनरेशनल कर्सेस पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही हैं, या जो कभी किसी के बद्दुआ या किसी का, जरूरी नहीं है हर चीज ब्लैक मैजिक ही हो, हर चीज ब्लैक मैजिक नहीं होती, कई बार फैमिली कर्सेस होते हैं, कई बार जैसे मैंने बोला कुंडली में दोष होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती है। कई बार भूले भटके हम किसी चीज़ पे अपने पैर रख लेते हैं और हम ऑलरेडी वीक होते हैं एनर्जी वाइज, तो वो चीज़ चौराहे पे चल रहे हैं, किसी का कुछ करा हुआ पड़ा हुआ है और हम चल रहे हैं, तो वो चीज़ का नेगेटिव इफेक्ट हम पे आ सकता है ना। तो खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, खुद को कैसे, अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो चाहे कोविड आए हमें असर नहीं होगा, तो हमें स्पिरिचुअली अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करना है, स्ट्रांग करना है, वो ही एक एस्ट्रोलॉजर का काम होता है। अगर किसी ने किसी के लिए कुछ कर दिया है तो कैसे वो आदमी फिर बच सकता है उससे? अगर किसी ने किसी पे कुछ कर दिया तो वो इंसान एस्ट्रोलॉजर के पास आता है, एस्ट्रोलॉजर उसको एनालाइज करता है, उसकी एनर्जी को, ना सिर्फ उसकी कुंडली को, उसकी एनर्जी को। कई बार कुंडली बहुत राजाओं वाली होती है, लेकिन जब इंसान सामने आता है गद्दी पे तो उसकी शक्ल और उसका ऑरा बताता है, या उसकी शक्ति जो आसपास की इतनी वीक हो गई होती है, पता चलता है इस पर कुछ किया गया है। तो एक एस्ट्रोलॉजर सबसे पहले तो उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको रक्षा कवच देता है, जिससे कि उस पर कोई नेगेटिव एनर्जी उस दिन के बाद असर ना करे। दूसरा, धीरे 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 उसके उपाय करके, कोई भी उपाय
रातों रात नहीं होता। उपाय को मिनिमम कहा जाता है शास्त्रों में 90 डेज, 3 मंथ्स का पीरियड लगता है किसी उपाय को मैनिफेस्ट होता है। कुछ तो इतने डेंजरस केसेस होते हैं कि 1 साल 2-2 साल लग जाते हैं। जो मैंने अपने गुरु से कई बातें सीखी है, उनके पास कुछ ऐसे केसेस आते थे, वो 1-1 2-2 साल मतलब के बाद जाके चीज़ ठीक होती थी। इतने एक्सट्रीम केसेस होते थे, है ना। तो ये जो है बहुत डेंजरस भी होती है कुछ चीज़ें, तो इनको आपको प्रोफेशनली कंसल्ट करके एक बाकायदा एस्ट्रोलॉजर के पास ही जाना चाहिए। आमतौर पे जो इस तरीके के दिखाते हैं कि आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए, इससे आपका ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। ये रेमेडीज़ जनरल सबके लिए एक जैसी तो नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। आप देखिए जनरली अब कोई डॉक्टर किसी को बोले पानी बहुत पियो, फ्रूट्स बहुत खाओ, अब जनरल बात है ना। लेकिन अब कोई फ्रूट्स खा रहा है, बहुत फ्रूट्स खा रहा है, लेकिन उसकी बॉडी में फ्रूट के अलावा उसको कुछ और चीज़ भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, कुछ और चाहिए। वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। किसी की बॉडी में शुगर है तो वो शुगर इनटेक नहीं करेगा, किसी की बॉडी लो बीपी है तो उसको शुगर चाहिए। तो पर्सन टू पर्सन, जैसे हमारी फिजिकल बॉडी की अलग अलग बॉडी की स्ट्रक्चर वाइज, डिफरेंट कंपोनेंट वाइज अलग अलग नीड्स है, वैसे ही हमारी स्पिरिचुअल बॉडी, जो कॉस्मिक बॉडी है, जो एस्ट्रल बॉडी हमारे आसपास है, एनर्जी वाइज हर इंसान अलग है। तो जनरल जो कहते हैं जनरल उपाय, जनरल रेमेडी, जनरल इलम कभी हो ही नहीं सकता। इट इज वेरी वेरी एक्सक्लूसिव एंड वेरी 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 पर्सनलाइज्ड। आजकल सबसे ज़्यादा समस्याएं घरों में हैं। आपस में लोगों के रिलेशन भी ठीक नहीं होते हैं, आपस में उनका झगड़े भी होते हैं। बहुत से लोग कई रेमेडीज़ बताते हैं। पी शिल्पाधर के पास क्या रेमेडी है? पी शिल्पाधर के पास ये रेमेडी है जो कि मैं बहुत ही मतलब मेरी जो बेसिकली रेमेडीज होती है ना, इट्स मोर साइकोलॉजिकल, मोर कार्मिक। जैसे कि मैं आपको कभी ये नहीं कहूँगी, मतलब मैं ये ज़रूर कहूँगी मंदिर जाइए, उपाय करिए, बट उसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहूँगी वृद्धाश्रम जाके बुजुर्गों की सेवा करें अगर सारस्वती चल रही है, क्योंकि शनि बुजुर्गों का प्रतीक है। तो हम एक कार्मिक रेमेडी भी कर रहे हैं ना, जूतागढ़ में गुरुद्वारा साहब जाके सेवा करिए, तो एक कार्मिक रेमेडी है, क्योंकि जूते जो हैं वो शनि का रिप्रेजेंटेटिव है ना। तो एक हम कार्मिक रेमेडी भी कर रहे हैं, साथ के साथ हम एक अच्छा कर्म भी कर रहे हैं, और साथ के साथ हम ब्लेसिंग्स भी अर्न कर रहे हैं, और हमारा उपाय भी हो रहा है, हमारी रेमेडी भी हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले जो झगड़ों की हम बात करते हैं, झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कहीं ना कहीं झगड़े समझने की ज़रूरत है कि झगड़े क्यों होते हैं, कारण क्या है। कारण हमारा अपना ही डर होता है, मन का फियर होता है। साइकोलॉजिकल लेवल पे अगर इसको समझने की कोशिश करें तो हमारा मन की इनसिक्योरिटी, मन का भय, मन का फियर होता है, जो हम दूसरों पे चिल्ला के निकालते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्गर दिखाते हैं। तो रेमेडी तो हम करेंगे, मंगल इसमें ग्रह मंगल की जो रेमेडीज होती हैं वो होती हैं, लेकिन सबसे पहले अपने आप से शुरू करें। कैसे? आपको रोज खुद को ये कहना है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, शीशे के आगे खड़े होकर कि मैं परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर किसी भी चीज़ का कोई भी भय नहीं है, कोई भी डर नहीं है ना। मेरे अंदर हर चीज़ जो है 100% परफेक्ट है। आई लव माई सेल्फ, और मैं एक स्टेट ऑफ ग्रेटफुलनेस में रहना है, शुक्राना में हमेशा रहना है, अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करनी है। तो अगर हम रोज़ ये चीज़ करेंगे प्रैक्टिस, हमारा गुस्सा कम हो जाएगा, हमें दूसरों से एक्सपेक्टेशंस कम हो जाएगी, और घर में शांति का माहौल बना रहेगा। तो आपकी यात्रा अपने भीतर से सबसे पहले शुरू होती है, खुद से शुरू होती है। उसके बाद हम उपाय पे आते हैं, उसके बाद हम एक्सटर्नल चीज़ों पे आते हैं। आप अपने बेडरूम में अगर आपके झगड़े अपने पार्टनर से ज़्यादा हो रहे हैं या घर के बाकी सदस्यों से हो रहे हैं, तो आप एक शहद रख सकते हैं। शहद की बॉटल ओपन करके, क्लोज नहीं, ओपन करके आपने घर के, अगर ड्राइंग रूम में ज़्यादातर झगड़े हो रहे हैं बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो आप ड्राइंग रूम के टेबल पे उसको रख सकते हैं। अच्छी सी किसी बॉटल में डेकोरेशन का भी पीस बन जाएगा। और अगर बेडरूम में होते हैं तो जहाँ आप सोते हैं अपने मस्तिष्क के साथ, जहाँ की तरफ आपका सर है, वहाँ पे आप शहद की जो बॉटल है, शहद मिठास का प्रतीक है, घर में जो ऑरा है मिठास का, स्वीटनेस का फैल जाता है ना। तो बहुत ज़्यादा घर में लड़ाई झगड़े तनाव अगर हो रहे हो तो इस चीज़ को एक जनरल रेमेडी के रूप में अगर देखिए, कंट्रोल कर लेता है शहद काफ़ी हद तक। और शहद आप कंज्यूम भी कर सकते हैं, अगर आप हेल्थ आपकी परमिट करती है तो शहद आप कंज्यूम भी कर सकते हैं। रोज़ाना दही में 1 चम्मच शहद डाल के आप कंज्यूम भी कर सकते हैं और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी दे सकते हैं। आजकल बच्चे जो हैं ज़्यादातर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। पढ़ाई उनकी ज़्यादातर डिजिटल हो गई है। जी। तो बच्चों के पढ़ाई में उनका मन लगे, वो अच्छे से उसको स्टडी करें, बच्चों के लिए क्या उपाय है?
सबसे पहले आपका बच्चा जिस भी टेबल पे पढ़ाई करता है उस टेबल पे आपने एक छोटी सी सरस्वती माता की फोटो लगा देनी है। सरस्वती माता जब साक्षात टेबल पे होंगी तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो नॉलेज की है, जो ज्ञान की है, वो आपके बच्चे के टेबल के इर्द गिर्द जो है वो क्रिएट हो जाएगी। दूसरी चीज़ आपने इस बात का ध्यान रखना है कि डस्टबिन, जहाँ बच्चा शॉर्पनर करके अपने पेंसिल का वो गंदगी डालता है या कागज़ डालता है, डस्टबिन जो है आप रूम में नहीं रखेंगे, एक्यूमुलेट करके उसको बाद में जो मेन डस्टबिन है वहाँ फेंक देना है। बच्चा डस्टबिन में खुद कुछ भी ना डाले, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ जो एज अ पेरेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपने अपने बच्चे को एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने की हैबिट डालनी है। बिकॉज अगर बच्चा एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ेगा तो ही उसका अपनी बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि पढ़ना जो है, पढ़ना सिर्फ होमवर्क तक सीमित नहीं होना चाहिए, तब वो बर्डन लगने लगता है। अगर जैसे कोई इंसान किसी प्रोफेशन में होता है और उसको उससे काम भी होता है ना, तो वो 10 घंटे की जगह 12 घंटे उसके बारे में एक्स्ट्रा स्टडी करता है, क्योंकि उस प्रोफेशन से उसे इश्क है। बट अगर कोई ज़बरदस्ती काम कर रहा है पैसे कमाने के लिए, तो वो उसमें इतना कामयाब भी नहीं होता। तो यही रूल एप्लीकेबल होता है, यही उपाय एप्लीकेबल होता है बच्चों पे भी। एज अ पेरेंट आपने उनको इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा रीडिंग की हैबिट डालनी, किताब पढ़ने की, ना सिर्फ मोबाइल पे किंडल पे पढ़ने की, कि जिससे उनका अपने आप मन करे कि वो स्कूल की किताबें भी पढ़े, वो उसको भी एक कहानी के रूप में समझे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।